हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 नेशनल आइकनिंग एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया पढ़ेंगे। हम लोग ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में 1857 स्ट्रगल पढ़ी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंडिया को अटैक किया, इंडिया पर अपना कब्जा करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई, कौन कौन से उन्हें मूवमेंट चलाए, इंडियंस ने उसके अगेंस्ट क्या किया और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे दिया है नेशनल अवेकनिंग। नेशनल अवेकनिंग का मीनिंग होता है राष्ट्र को जगाना। तो नेशनल कब जागा, मतलब और स्टेबलाइजमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हमें इंडिया जो था, जो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया था, उसको हम आज़ादी दिलाना चाहते थे। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो हम वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए, इंडिया को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए। तो हमने कौन कौन से इंडिया में मूवमेंट किए, कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड हुई, हमने उसके लिए और क्या क्या किया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हम पहले उसके यहाँ पे पढ़ेंगे। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज एवर ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल अटेम्प्ट टू पुट टू एन एंड ब्रिटिश रूल। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 स्ट्रगल चल रही थी, जिसमें हमारा जो इंडिया था वो किसके नीचे था? ब्रिटिश रूल के अंडर में था, जिसमें कई सारे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो क्रस्ड हो चुकी थी, और जो इंडियंस हैं उनकी फीलिंग्स भी कैसे हो गई थी? बढ़ गई थी। मतलब उनको लगने लगा था कि जब हम इतने आर्मी को मार सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आज़ादी ज़रूर पाएंगे। और दिस मेमोरी फ्रीडम स्ट्रगल रिमेन टू अलाइव इन इंडियन माइंड्स। मतलब यदि जो कुछ घटनाएं होती हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। इसी टाइप से जो 1857 स्ट्रगल चल रही थी, या जितने भी मूवमेंट चल रहे थे, वो इंडियन के माइंड्स में क्या हो गए? फिट हो गए। ये सारी स्ट्रगल जो थी इंडियन के माइंड में फिट हो गई। The awakening which took place following freedom struggle developed a pure nationalistic feeling among Indian। मतलब जो ये नेशनल फीलिंग्स जो थी, या फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो उसमें जितनी भी फीलिंग्स थी इंडियन के अंदर, वो कैसी थी? नेशनलिस्टिक थी। मतलब देश के राष्ट्र प्रेम भाव के लिए थी, मातृभूमि के लिए थी। मतलब यदि हम लोग देखते हैं ब्रिटिश आर्मी हमारी इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी क्या होती है? भारत माता के लिए अपनी जान भी दे देती है, इंडिया के लिए अपनी कुर्बानी भी देती थी, शहीद हो जाती है ना। तो उसी टाइप से जो ये चल रही थी फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें शहीद होने के लिए हर कोई तैयार था, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए। तो इसी टाइप से नेशनलिस्टिक फीलिंग जो थी इंडियंस के दिलों में हमेशा रही। इसके लिए दे रियलाइज दैट देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश रिजाइम। कई सारे जो इंडियंस थे उनने आज़ादी दिलाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्हें रियलाइज़ किया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, और यदि पार्टिसिपेट करेंगे, यदि शहीद हुए, यदि मरे तो शहीद कहलाएंगे, और यदि वरना इंडिया को क्या कर देंगे, यदि लड़ते रहे तो लड़ते लड़ते इंडिया को आज़ादी दिला देंगे। इस टाइप से उनके अंदर कई सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी, फ्रीडम, नेशनलिज्म, कंट्री, इससे रिलेटेड कई सारी उनके अंदर फीलिंग्स थी, जिसमें वो क्या करना चाहते थे? फॉरेन रूल को तोड़ना चाहते थे। और जो इंडियन के हार्ट में ये सारी जो फीलिंग्स थी, ये कौन सी फीलिंग्स कहलाएंगी? नेशनलिस्टिक फीलिंग, मतलब देश के राष्ट्र भाव के लिए फीलिंग्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया के रीजंस दिए हैं, द रीजंस ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से रीजंस थे। तो लिखा है पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस एंड सोशल रीजंस। अब नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया के रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस कौन सा था? तो लिखा है
Even before the struggle of freedom, 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टोकन ओवर द कंट्रोल एंटायर इन इंडिया। मतलब जो 1857 स्ट्रगल चल रही थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और इसमें किसका कब्जा हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्योंकि कौन थे? ब्रिटिश एम्प्लॉय थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, है ना। तो ब्रिटिश आर्मी ये क्या कहलाएगी? ये सब मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहलाएगी, जो कि कहाँ से आई थी? ईस्ट, मतलब जो फॉरेन से आए थे। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन था, इनका जो पूरा ग्रुप था, उसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857 the company rule in India ended. The nation was directly placed under the rule of British government. जो इंडियन थे वो किसके अंडर में चल रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे थे। मतलब गवर्नमेंट किसकी चल रही थी? ब्रिटिश की चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पर इतना ज़्यादा, इतने ऐसे तरीके से कब्जा कर लिया था कि हम लोग की जो हर चीज़ जो है वो किसके अंडर में थी? ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। मतलब हम लोग उनने अपनी गवर्नमेंट भी बना रखी थी, ब्रिटिश आर्मी भी थी, डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट्स, है ना, पुलिस वाले जो भी थे वो सब कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी और उसके ही अंडर में हमें इंडियंस को रहना पड़ रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी थी जो कि 1858 में बनी, जिसका कई सारे उद्देश्य थे। विच एम्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया। उनका क्या उद्देश्य था? कि जो इंडिया में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो चेंज कर दिए जाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया जाए। द डिस्पैच फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया बोर assurance for the people of India as well as for native rulers। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भी क्या थी? रानी थी। विक्टोरिया उनका नाम था और वो कौन थी? रानी थी, है ना। वो ब्रिटिश वहाँ की फॉरेन की रानी थी। उन्हें आकर वो इंडियन के लिए बहुत सपोर्ट कर रही थी। इंडियंस के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इंडियन से जो पुरानी मिस्टेक हुई हैं उनके लिए माफ़ी भी मांगी और ये बोला कि जो इतनी गलतियां हुई हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे और यदि मतलब इंडियंस के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। पर जो उनने ये जो सब किया है ना, माफ़ी मांगी या उनने कई सारा बोला कि हम है ना कई सारे चेंजेस करेंगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंडियंस के साथ ऐसा ना करें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात, क्वीन विक्टोरिया की भी बात नहीं मानी, है ना। तो यहाँ यही लिखा है, देखो अब जो मैंने समझा है वो फिर से पढ़ूंगी। क्वीन विक्टोरिया bore as an insurance for the people of India as well as for native rulers that the past mistake would not be repeated and there would be no discrimination against Indians. But these statements assurance were never followed by the British government. तो ये समझ में आ गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेबलाइज अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल ओवर द कंट्री फॉर द सेक ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस एम्पायर। लिखा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में अपना कब्जा कर ले और जो लोगों की यूनिटी है उनको तोड़े और हर जगह जितने भी एम्पायर हैं उन पर अपना कब्जा कर ले, ठीक है, उनको अपने कंट्रोल में कर ले। तो यही लिखा है। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे कुछ अपने हिसाब से कानून भी बनाए और कुछ जुडिशियल सिस्टम बनाए। जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या होता है? जुडिशियल सिस्टम में आपके कोर्ट आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, और जितने भी कोर्ट वगैरह होते हैं, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी जज होते हैं, है ना, उनसे उनके अंडर में और भी जितने सब पूरा जो गवर्नमेंट होती है वो सारा जुडिशियल सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और लोगों की यूनिटी को तोड़ने के लिए कई सारी पॉलिसीज़, है ना, ये मतलब नेशनल यूनिटी वगैरह इनकरेज करने के लिए जितना भी हो सकता था उन्हें प्रेशराइज किया, लोगों को मारा पीटा, है ना, दंगे करवाए, हमले करवाए लोगों के बीच। तो इस टाइप से ये क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल रीजन कहलाएगा, ठीक है।
अब आएगा रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेंस क्या होता है। तो रिलीजियस एंड सोशल, तो रिलीजियस हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, धार्मिक होगा, और सोशल क्या होगा, समाज से रिलेटेड होगा। अब उनने उस पर कौन सा क्या किया, तो लिखा है द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। इसमें कौन सी, वो सारे इसमें आ जाएंगी, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स पे ही अटैक किया सबने, है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चाहते थे कि लोगों को, यदि जैसे आप लोगों ने किसी मूवी में या किसी को देखा हो तो है ना, जैसे कोई भी लीडर होता था वो भारत माता की जय बोलता था, वंदे मातरम, या कोई भी इंडियन स्लोगन बोलता था तो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, है ना, कि वो क्या ना बोले, इंडिया के बारे में कुछ भी ना बोले। तो उसकी किस फीलिंग पे अटैक किया जाता था, नेशनलिस्टिक फीलिंग पे। The leader who pioneered this movement became a prominent leaders of political awakening। इसमें कई सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। दिस मूवमेंट अपीलिंग टू रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, लोगों के अंदर क्या थी, इंडियन कल्चर के प्रति बहुत सारी इंडियंस भावनाएं थी, है ना, और उन्हीं को इंडिया वो ब्रिटिशर्स तोड़ना चाहती थी। इसमें कई सारे लीडर्स थे, जिसमें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर लीडर थे। कौन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, मिस्टर एनी बेसेंट, एंड कई सारे जो लोग थे इनने सेल्फ रीजन के लिए, होमलैंड के लिए एंड सेल्फ गवर्नेंस के लिए कई सारे क्या किए, मूवमेंट चलाए। द मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी वॉज बेसिकली रिलीजियस इन नेचर। जो 19th सेंचुरी में मूवमेंट चल रहे थे वो किस बेस पे थे, नेचर बेस पे थे, जिनमें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और कई सारे जो मूवमेंट थे उनमें रिवेकनिंग थे, है ना। और एमंग मुस्लिम देयर वेयर अलीगढ़ एंड देवबंद मूवमेंट्स, और जो मुस्लिम्स थे उनने अलीगढ़ और देवबंद में मूवमेंट चलाए। सिख ने सिंह सभा गुरुद्वारा में मूवमेंट चलाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट चले। इसमें कई सारी सोसाइटी एंड थिंकिंग से रिलेटेड मूवमेंट थे। तो कई सारे फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड मूवमेंट थे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। अब आप लोग को यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं थिंकिंग बेसिस समझाऊंगी। जैसे आपने यहाँ पे लीडर्स के नाम सुने, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिलीजियस एंड सोशल कैसे चलाए, जैसे उनने किसकी की, आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या है, एक कास्ट है ना, आर्य एक कास्ट है। तो उसकी कास्ट के लिए क्या किया, उसमें जैसे भी लोग हैं ना उनसे भेदभाव कर रहे हैं, या फिर जैसे भी उनको कुछ अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड या मतलब इक्वलिटी से रिलेटेड जो थे उनके अधिकार थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे, जितने भी थे, है ना। तो वो सारे अधिकारों के लिए वो लड़ाई की। जैसे उस टाइम बाल विवाह चलता था, है ना, सती प्रथा चलती थी, तो उनके लिए भी किया। तो ये किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से रिलेटेड होगा ना। और धर्म से रिलेटेड हो गया रिलीजियस। तो उनके लिए जैसे कोई उनके धर्म है, त्योहार है या कुछ भी है, तो उसके लिए उनने आंदोलन किया, है ना, और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया कि सभी आप इस भेदभाव को ख़त्म करके और इक्वलिटी चलाएं, है ना। तो इस टाइप से हर लीडर ने रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट चलाए। अब आता है थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स। अब वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनने फोर्स किया कि हम लोग कौन सी एजुकेशन बेस, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हों, जैसे भी कल्चर हो, जितने भी इंडियंस के जितनी भी चीज़ें हों, चाहे वो लैंग्वेज हो, फिर कल्चर हो, उसके एजुकेशन बेस हो, तो सब कुछ किस बेसिस पे हो, वेस्टर्न हो। वेस्टर्न कल्चर हो, एजुकेशन भी कौन सी हो, वेस्टर्न हो, और थिंकर्स या कास्ट भी, जो वो धर्म भी माने तो वो क्रिश्चियनिटी बेस हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ अपरूटिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग्स फ्रॉम द इंडियन हार्ट। जो ये किसके अंदर, इंडियन हार्ट के लिए, जो अंदर इंडियन के दिलों में जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थे उनको तोड़ने के लिए कई सारे काम किए गए, जिसमें जो प्रमुख गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकुले, है ना, जो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड मैकुले, इनने
क्या किया, जो ये मैन लीडर थे इनने ही सारा वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स का जो किया ना वो इन्होंने ही किया था, है ना। ये ब्रिटिश गवर्नर ने कौन सी एजुकेशन लाई इंडिया में, वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज या फॉरेन कल्चर जो था वो किसने डेवलप्ड किया, लॉर्ड मैकॉले ने। लॉर्ड मैकॉले introduced Western education in India. His intention in spreading Western education in English was to develop the class of people who would work in the interest of British government. मतलब जो अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सारी इंग्लिश मीडियम बुक पढ़ रहे हैं, जो वर्क भी हो रहा है वो इंग्लिश बेसिस हो रहे हैं, सब कुछ जो इंग्लिश में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, लॉर्ड मैकॉले की वजह से। वो सोचते थे कि सारे इंडिया में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। मतलब हर कोई कैसा वर्क करे, जो इंग्लिश से डेवलपमेंट मतलब जितना भी वर्क हो वो कैसा हो, इंग्लिश बेस हो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें क्या करने लगी, इंटरेस्ट लेने लगी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उनका ये आइडिया पसंद आया और उनने इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए फ्री एजुकेशन देना चालू किया। मतलब हर कुछ क्या, यदि हम लोग किसी चीज़ को फ्री में देते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, उसको ज़्यादा से जल्दी लेने लगते हैं। मतलब फ्री की चीज़ हम लोग जल्दी लेना चाहते हैं, तो यदि इन्हें क्या रखा, उस सब सिस्टम को फ्री रखा, तो वो सारे जो इंडियंस थे वो क्या करने लगे, कुछ जो थे, है ना, जैसे कुछ जो लालची लोग होते हैं ना, तो वो क्या करने लगे, उसको फ्री में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और यदि जो कुछ जानते हैं कि नहीं ये फ्री में चीज़ मिल रही है वो क्या है, गलत हो सकती है, हम लोग को लॉस में डाल सकती है, तो उनने क्या किया, कुछ लोगों ने उसको एग्री नहीं किया और कुछ लोगों से लेने तैयार हो गए। तो लिखा है इंडियंस फॉर फ्री themselves फ्रॉम क्लचेस फ्रॉम फॉरेन रूल. With the knowledge of English language, Indian became acquainted with the Western literature, thinking and philosophy and एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हर कुछ कैसा था, इंग्लिश वेस्टर्न लिटरेचर भी थे, थिंकिंग एंड फिलॉसफी भी वेस्टर्न ही थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या हो जाए, वेस्टर्न हो जाए। वेस्टर्न एजुकेशन इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। वेस्टर्न एजुकेशन के लिए कई लोग तो एग्री थे, लेकिन मोस्टली जो इंडियंस थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया उसके लिए। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी यूरोपियन मूवमेंट्स, तो उसी से रिलेटेड जो यूरोपियन मूवमेंट्स चलाए गए। इसमें लिखा है विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर आ गई थी उसके स्टेबलाइजमेंट से क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मतलब इंडिया में कौन सी एजुकेशन फैल गई, इंग्लिश एजुकेशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियंस कहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के कांटेक्ट में आ गए। मतलब वेस्टर्न के जितने भी कंट्रीज़ थी, जिसमें इंग्लैंड थे, इटली थे, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, इस टाइप के जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वो भी इंडियन के कांटेक्ट में आ गई और वो भी किसके लिए लड़ने लगी, इंडियंस के राइट्स के लिए, है ना। तो लिखा इंस्पायर्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इंडियंस से और उन्होंने क्या सोचा कि हम भी इंडियंस को फ्रीडम दिलाएंगे। मतलब वो हमारे सपोर्ट करने लगी। दिस इंस्पिरेशन कॉज्ड रेस्टलेस अमंग इंडियंस, और ये जो इंस्पिरेशन था वो इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। मतलब मातृभूमि की लड़ाई के लिए या मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए, अमंग इंडियंस फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। तो लिखा है, ये जो आपको फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यूरोपियन मूवमेंट्स कैसे चलाए गए। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो हमारे अंडर में, मतलब हमारे लिए सपोर्ट करने लगी और सपोर्ट करके इंस्पायर्ड हुई वो इस सारे मूवमेंट से, और उनने भी हमारी मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए हमारा सपोर्ट किया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में। कैसे हुआ, लिखा है आफ्टर द ब्रिटिश एम्पायर स्टेबलाइजमेंट इट्स रूल इन इंडिया, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वेयर डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब उस टाइम रेल चलने लगी थी, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, रोड एंड ब्रिजेस, ये सारे जो है इंडिया में डेवलप्ड होने लगे।
है ना। आप लोग ने देखा होगा कि वो कोयले वाली रेल चलने लगी थी, लेटर भी टेलीग्राफ के थ्रू पोस्ट होने लगे थे, पोस्टल सर्विस के थ्रू, है ना। और रोड वगैरह पे भी कई सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो भी चलने लगे थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलने लगे थे, ब्रिज वगैरह भी बन चुके थे उस टाइम। तो कई सारे जो थे ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड हुए। Keeping in view the security of British Empire and economic exploitation of India as the means of transport developed, it benefits Indian too। मतलब ब्रिटिश एम्पायर से आने से थोड़ा तो फायदा हुआ किसको, इंडियंस को, लेकिन जो द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिकेम ईजियर, मतलब जो आंदोलन थे उनमें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा आसान साबित हुआ, है ना। विच रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, स्टेबलाइजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज सकते थे। तो ये सारा हमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आसानी हुई इसमें। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प द इंडियंस टू यूनिटी इन वन वांट। मतलब जैसे क्या होता था, आप लोग को एक बताते जाएं, जैसे मंगल पांडे हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, ये जो लीडर्स थे वो हर एक जगह पे फैले हुए थे। इंडिया में कई सारे जो पार्ट बनाए हुए थे, तो हर एक पार्ट में एक एक लीडर फैला हुआ था, जो कि मतलब इनडायरेक्टली कर रहा था हेल्प एक दूसरे की। मतलब ये अंग्रेज़ों को बिना बताए छुपकर वो क्या कर रहे थे, आज़ादी दिलाने के लिए प्लानिंग्स करते थे। तो ये जो प्लानिंग्स बनाते थे उसमें कम्युनिकेशन करना, मतलब एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन भेजना, है ना, और वो भी लीक ना हो इन्फॉर्मेशन, और ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, मतलब रेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू, है ना। तो इस टाइप से वो क्या हो रही थी उनके लिए कई सारी, जब ये डेवलपमेंट्स हुए तो ब्रिटिश एम्पायर में ये जो डेवलपमेंट हुए तो हम लोग को क्या हुए, इसमें आसानी हुई, और ये जो ब्रिटिश एम्पायर जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उनको भी फ्रीडम में हेल्प मिली। इम्पैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। अब एंशिएंट इंडियन कल्चर मतलब एंशिएंट मतलब पुराने इंडियन कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन द 19th century देयर वॉज अ सर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ इंडियन वेस्टर्न स्कॉलर्स। मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स वेयर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत। जैसे जो हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारे वेद पुराण होते हैं, इंडियन लिटरेचर जो हमारे पुराने हैं, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर हैं, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, है ना। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, है ना, मतलब जो विदेशी जो स्कॉलर्स थे, विदेशी राइटर्स जो थे, उनने क्या किया, हमारे वेदों पुराणों का जो ट्रांसलेट था वो किस में कर दिया, संस्कृत से इंग्लिश में कर दिया। द स्कॉलर्स लाइक, उनमें कुछ जो राइटर हैं उनके नाम बताए गए हैं, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल, भांडारकर, राजेंद्र लाल मित्र, महादेव गोविंद रानाडे wrote many book on subject of Indian culture and literature। इनने क्या किया, इंडियन लिटरेचर को इंग्लिश ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत, मतलब किससे, संस्कृत से इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसफ़र किया। These writing made a great impact of Indian mindset. It developed a high self-confidence and self-esteem among Indians। इसमें हम लोग को क्या आसानी हुई, हम लोग को क्या अच्छा लगा कि जो हमारा वेद पुराणों का डेवलपमेंट है वो भी अब कहाँ तक होगा, विदेशों में भी लोग उन वेद पुराणों को संस्कृत से इंग्लिश में पढ़ेंगे, और जो हमारे वेदों के बारे में, जितना भी भगवान के बारे में, या जो हमारे एंशिएंट इंडियंस जो है हिस्ट्री है उसके बारे में वो क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे और संस्कारी बनेंगे, है ना। लिखा है नेक्स्ट है पॉइंट, इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। अब इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर भी डेवलप्ड हुए। तो न्यूज़पेपर कैसे, तो न्यूज़पेपर एंड इंडियन लिटरेचर कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द नेशनल अवेकिंग। द राइटिंग ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, D.L. Roy and रविंद्रनाथ ठाकुर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल अवेकिंग। जो ये सारे राइटर के नेम बताए हैं, इनने हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, उसको मतलब लोगों को हर न्यूज़ पहुंचाने के लिए, उन्हें देश में क्या हो रहा है, राष्ट्र में, हमारे इंडिया में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उसमें और क्या क्या हो रहा है, तो उसको
लोगों को जगाने के लिए कि आओ भारत के लिए आज़ादी, पार्टिसिपेट करो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो राष्ट्र को जगाने के लिए इन सारे लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जो आनंद मठ एक लिटरेचर है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। एंड इट्स सॉन्ग, जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है, जो इंस्पिरेशन करता है हमारी कंट्री को कि हम क्या करें, अपने कंट्री के प्रति जो हमारी देशभक्ति है, हमारी भावनाएं हैं, वंदे मातरम सॉन्ग सुनकर जो हमारे आर्मी वाले हैं या पुलिस फोर्स है, जितने भी नेशनल जो लोग हैं, नेशनल पीपल हैं, इंडियंस हैं, वो क्या करते हैं, उसको सुनकर उनके अंदर कौन सी भावनाएं जाती हैं? देशभक्ति से रिलेटेड भावनाएं आ जाती हैं। आनंद मठ depicted the political and economic shortcomings of British rule। आनंद मठ में क्या लिखा है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शॉर्टिंग लिखी है, ब्रिटिश रूल से रिलेटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स लिखी है। इसमें नील दर्पण भी एक लिटरेचर है जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो इंडिगो फार्म्स हैं उसमें लेबर्स हैं, इंडिया में जितने भी फार्म्स हैं उसमें जो लेबर लगे हुए हैं उनकी परेशानियां, उनको कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उनको क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बारे में लिखा गया है। किसमें? एक नील दर्पण नाम की बुक है, उसमें जो इंडियन फार्म्स हैं उसमें क्या लिखा गया है, जितने भी इंडियन वर्कर्स काम करते हैं उनकी परेशानियां क्या क्या, उनको सफरिंग्स हैं, क्या क्या उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, उसके बारे में लिखा गया है।